नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन आप सभी के सामने लेकर हाजिर हैं, जो कि आगामी यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रवक्ता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमने ऐसा संकलन तैयार किया है, जिसमें कि 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है और ये तीनों तरीके आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जो भी संपादित पुस्तकें हैं या फिर महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, प्रायः परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं, उनके नामों को लेकर। दूसरा, उन पुस्तकों के लेखक या संपादक के तौर पर। और तीसरा कि वो प्रचलित या फिर चुनिंदा पुस्तकें किस प्रकाशन से प्रकाशित हुई। तो एक बहुत ही यूनिक टाइप का ये संकलन है। उम्मीद है कि आप आखिर तक देखेंगे तो आपको नई जानकारी के साथ साथ एक रोचक जानकारी भी आपको मिलने की संभावना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जिस पुस्तक का नाम है वो है हिंदी काव्य धारा, जिसके लेखक हैं राहुल साकृत्यायन। अगर आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तो पिछले क्वेश्चन पेपर में आपने जरूर इसको देखा होगा कि हिंदी काव्य धारा के लेखक कौन है? राहुल साकृत्यायन। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन ये जो पुस्तक है बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना से सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यानी कि अगर इसके पहले आपने हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी तथ्य अपने दिमाग में रखा होगा, तो एक नया तथ्य आपको यहाँ पर मिला कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना से इसका प्रकाशन हुआ था। ये आपको इसलिए ध्यान में रखना है कि बदलते हुए पैटर्न में अब प्रकाशकों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, और वो प्रकाशक जो अपने समय में ऐतिहासिक थे और वर्तमान दौर में वो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मौजूद है। इसी तरीके से अगली जो पुस्तक है उसका नाम है नाथ सिद्धों की बानियां, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक, जो कि नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित की गई है। तो देखिए यहाँ पर आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी की तमाम पुस्तकों को पढ़े होंगे, लेकिन एक नई पुस्तक आपके सामने आ रही है, नाथ सिद्धों की बानियां। यही अगर वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाए तो जितने विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हैं वो आराम से सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो नाथ सिद्धों की बानियां, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। अगली पुस्तक है भाषा सर्वेक्षण, जिसके लेखक हैं ग्रियर्सन। लेकिन अब आपको एक नया तथ्य यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि भाषा सर्वेक्षण ग्रियर्सन की पुस्तक का अनुवाद उदय नारायण तिवारी ने किया और ये पुस्तक हिंदी समिति लखनऊ द्वारा प्रकाशित हुई थी। ये वही उदय नारायण तिवारी हैं जिन्होंने हिंदी भाषा का उद्गम और विकास नाम से पुस्तक लिखा हुआ है। अक्सर उस पुस्तक को भी हम प्रश्न पत्रों में देख लेते हैं। यानी कि हम जो भाषा सर्वेक्षण पढ़ते हैं जिसके लेखक ग्रियर्सन रहे हैं, उसका अनुवाद हिंदी में किसी ने किया तो वो उदय नारायण तिवारी थे। तो इस तथ्य को बिल्कुल ध्यान में रखिए, बदलते हुए पैटर्न में पूछा जा सकता है। अगली पुस्तक है विशल देव रास, जो कि संपादित है माता प्रसाद गुप्त द्वारा, और इसका प्रकाशन हुआ हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद के माध्यम से। आप वैसे पढ़े होंगे विशल देव रासो किसकी रचना है, लेकिन यहाँ पर संपादित की गई है। लिखने के लिए तो विशल देव रासो लिख दिया गया, लेकिन संपादित किया है माता प्रसाद गुप्त ने। और आप देखेंगे कि आदिकालीन कई रचनाओं का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया है, उसमें से एक है विशल देव रासो। ठीक है, बल्कि इस किताब का नाम है विशल देव रास, माता प्रसाद गुप्त द्वारा इसका संपादन किया गया है। अगली पुस्तक है पृथ्वीराज रासऊ। यहाँ पर ध्यान में रखना आपको कि रासो शब्द नहीं है बल्कि रासऊ दिया गया है। इसका संपादन किया है माता प्रसाद गुप्त ने, जो कि साहित्य सदन चीरगांव झांसी से प्रकाशित हुई है। अब बदलते हुए पैटर्न में सवाल पूछा जा सकता है कि साहित्य सदन कहां पर स्थापित है, कहां पर है। तो तुरंत आपको ध्यान में रखना है कि जो पुराना वाला साहित्य सदन है वो चीरगांव झांसी में, और एक देखेंगे कि इस गांव से एक बहुत ही मशहूर साहित्यकार का नाम जुड़ा हुआ है। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि वो साहित्यकार कौन है। पढ़ रहे हैं हम संपादित ग्रंथों के ऊपर या फिर
जो चुनिंदा ग्रंथ है अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन तैयारी करते समय हमारा जो ध्यान है वो कई जगहों पर एक साथ काम करता है। इसीलिए कोरिलेट हमने कर दिया कि आप बताएंगे कि चीर गांव से किस साहित्यकार का संबंध है। आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वीराज रासऊ का संपादन किया है माता प्रसाद गुप्त ने। अगली पुस्तक है अमीर खुसरो, संपादित किया मलिक मोहम्मद। ध्यान में रखना है मलिक मोहम्मद जैसी नहीं, बल्कि केवल मलिक मोहम्मद है जिन्होंने अमीर खुसरो नाम से संपादित किया। विद्यापति पदावली, संपादन शशिनाथ झा, दिनेश्वर लाल आनंद, और ये पुस्तक प्रकाशित हुई बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना से। प्रिय विद्यार्थियों, आपने विद्यापति पदावली कई लोगों की पढ़ी होगी, जिसमें राम वृक्ष बेनीपुरी, शिव प्रसाद सिंह। उसके बाद आप देखेंगे कि एक नया संपादन है शशिनाथ झा, दिनेश्वर लाल आनंद। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि यह तथ्य पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका प्रकाशन हुआ है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना से। तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर बीपीएससी ट्री इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये जो प्रकाशन रहे हैं आज के दौर में ऐतिहासिक हो चुके हैं और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में है, तो हो सकता है कि एक सवाल के रूप में आ जाए। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखे होंगे तो तुरंत आपको याद आ गया होगा कि हाँ, आज ही हमने इसको पढ़ा था या फिर एक सप्ताह पहले पढ़ा था कि काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने कुछ निबंधों को लिखा है और साथ में उस जमाने में जो छायावाद को लेकर बहुत सारे वाद विवाद चल रहे थे उसमें उसका निराकरण भी किया है। और जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही फेमस लाइन काव्य की संकल्पनात्मक अनुभूति है, इस टाइप से लाइन परीक्षा में खूब पूछी जाती है। आपको याद आ गया होगा, वो लाइन काव्य और कला तथा अन्य निबंध पुस्तक से ही ली गई। अगली पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, जो कि प्रकाशित हुई नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। तो प्रिय विद्यार्थियों, सब कुछ पढ़े अगर हम ये नहीं जाने कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का जो प्रकाशित हुआ था पहली बार, अब आप देखेंगे मार्केट में तमाम प्रकाशन आपको दिख जाएंगे, ठीक है, लेकिन पहली बार जो प्रकाशन था वो था नागरी प्रचारणी सभा। और नागरी प्रचारणी सभा से खूब सवाल पूछे जाते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था और इससे कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, कब स्थापित हुई थी, कहाँ हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको कि शुरुआती दौर में, इसीलिए हमने प्रकाशकों का नाम भी अलग से रखा हुआ है ताकि इस पैटर्न पर, नए पैटर्न पर सवाल पूछा जाए तो आप कर लें। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल नागरी प्रचारणी सभा काशी से पहली बार प्रकाशित होती है और इसी पर हमने वस्तुनिष्ठ संकलन तैयार किया हुआ है, जो कि बहुत फेमस प्रकाशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन नाम में ही उसके संवेदना जुड़ा हुआ है। उम्मीद है कि जल्दी ही समय के अनुसार आप लोगों के पास वो भी पुस्तक रहेगी। अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारी पुस्तक को भी आप अपने पास जरूर रखिए। याद के लिए एक पुस्तक तो आपको रखना ही चाहिए, बाकी आप सभी के ऊपर है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, सवाल पूछा जा सकता है कि कहाँ से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। वर्तमान दौर में तो ढेर सारे प्रकाशन इसको प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि शुक्ल जी की जो पुस्तकें हैं वो अब कॉपीराइट फ्री हो गई हैं, कोई भी इसको छाप सकता है। अगली पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है और इसका प्रकाशन हुआ हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बंबई से। तो आप देख रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तकें, जो आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, वो एक से अधिक प्रकाशकों के माध्यम से प्रकाशित हुई हैं। अगली पुस्तक है तुलसीदास, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, लंबी कविता के अंतर्गत भी है और इसका प्रकाशन है भारती भंडार इलाहाबाद से। अगली पुस्तक है दूसरी परंपरा की खोज, जिसके लेखक हैं नामवर सिंह। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जिन भी तथ्यों का हम उल्लेख कर रहे हैं, चाहे वो किताबों के रूप में हो, चाहे कुछ खास कविताओं के रूप में हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते समय इन पर ज्यादा फोकस कीजिए। ये बहुत ही मानक जगह से हमने तथ्य लिया हुआ है और इस उम्मीद से लिया है कि ताकि विद्यार्थियों को समय रहते हुए हम बता दें कि आप इन पर जरूर फोकस कीजिए, ठीक है। तो जिन जिन का नाम आपने ऊपर देखा है,
अगर आप कोई भी किताब पढ़ रहे होंगे, इन पर फोकस कीजिए। जैसे विशल देवरासु पर फोकस कीजिए, भाषा सर्वेक्षण पर, नाथ सिद्धों को भी ध्यान में रखिए। ठीक है, इस तरीके से आपको फोकस करना है। अब उम्मीद है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अगली पुस्तक है कबीर ग्रंथावली, संपादन किया है पारसनाथ तिवारी ने, और इसका प्रकाशन हुआ हिंदी परिषद प्रयाग विश्वविद्यालय से। वैसे आप देखेंगे कबीर ग्रंथावली एक से अधिक लोगों ने संपादित किया है, चाहे आप अ, देखें श्याम सुंदर दास, ठीक है, परशुराम अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, इस तरीके से कई लोगों ने इसका संपादन किया है। उसमें से एक और आप ध्यान रख लीजिए, पारसनाथ तिवारी का। ठीक है, जयसी ग्रंथावली का संपादन किया रामचंद्र शुक्ल ने, और यह पुस्तक निकली नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित होता है, वैसे ही जयसी ग्रंथावली का संपादन भी वहीं से शुक्ल जी ने किया है। अगली जो पुस्तक है उसको बड़ा ही ध्यान से आपको देखना है। सूर सागर सार संपादित किया है धीरेन्द्र वर्मा ने, और ये पुस्तक प्रकाशित होती है साहित्य भवन इलाहाबाद से। प्रिय विद्यार्थियों, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि साहित्य भवन कहाँ है? इलाहाबाद में है। इसी तरीके से हिंदी भवन कहाँ है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक विभाग ही है। तो सूर सागर सार, ठीक है, इसका संपादन किया है धीरेन्द्र वर्मा ने। इसको जरूर ध्यान में रखिए, ये नया तथ्य आपके लिए हो सकता है। इसके बाद सूर सागर सटीक नाम से पुस्तक लिखते हैं हरदेव बहारी और राजेंद्र कुमार वर्मा। तो मान लीजिए कभी दिन खराब हो तो इस तरीके की रचनाएं भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि हर बार जब भी कोई पेपर बनाने की कोशिश करता है तो चाहता है कि दो चार सवाल उसमें से नए हो। तो सूर सागर सटीक नाम से हरदेव बहारी ने लिखा है। रामचरितमानस, वैसे तो आपको दिमाग में तमाम चीजें तथ्यात्मक रूप में आ गई होंगी कि किसने लिखा हुआ है, किस भाषा में, किस शैली में है, क्या इसकी खास विशेषता है। लेकिन रामचरितमानस आप देखेंगे यहाँ पर हमने कवि का नाम नहीं लिखा हुआ है, यानी कि कवि तो आप जानते ही हैं कि कौन है। लेकिन एक चीज और पूछा जा सकता है कि गीता प्रेस कहाँ पर है। वर्तमान दृष्टिकोण से देखें, जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ तो गीता प्रेस जिस जगह पर है वो जगह वर्तमान समय में खासतौर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उसके दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। संकेत मेरा आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब अध्यक्ष इत्यादि ही उधर के हैं तो पूछा जा सकता है कि गीता प्रेस कहाँ पर है। वैसे जितनी भी धार्मिक किताबें पब्लिश होती हैं, प्रकाशित होती हैं, इसी प्रेस से प्रकाशित होती हैं, तो आप ध्यान में रख रहे होंगे। वैसे जो नहीं जान रहा है तो वो ध्यान रख ले कि रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर संस्करण से प्रकाशित हुआ है। विनय पत्रिका का संपादन किया हनुमान प्रसाद पोद्दार ने, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुई है। तो विनय पत्रिका जिस भाषा में रामचरितमानस है उस भाषा में विनय पत्रिका नहीं है। बस मैं संकेत करके छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे विद्यार्थी उस कोने को पकड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं कि जी बिल्कुल आप कह रहे हैं, बस आप एक किनारा पकड़े रहिए, हम दूसरा किनारा पकड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा संकेत हम करते हैं, बाकी आप लोग उसको कैच कर लीजिए। हनुमान प्रसाद पोद्दार नाम से व्यक्ति हैं जिन्होंने किसका संपादन किया है? गीता प्रेस गोरखपुर से। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है मीराबाई की पदावली, जिसका संपादन किया परशुराम चतुर्वेदी ने। यह पुस्तक प्रकाशित होती है हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से। मीराबाई की पदावली राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप ध्यान में रखिए कि तमाम पदावलियां आपने पढ़ी होंगी, नरोत्तम दास ने भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर संपादन के तौर पर देखें तो परशुराम चतुर्वेदी को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। अगली रचना जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल नई होगी, संगीतज्ञ कवियों की हिंदी रचनाएं, संपादन किया नर्मदेश्वर चतुर्वेदी ने। ये आपके लिए नई रचना हो सकती है, नई पुस्तक हो सकती है। अब ये संगीतज्ञ कवियों के बारे में जब बात की जा रही तो आपको याद रखना है तानसेन और तमाम जो कवि थे जिनकी कविताओं को सुनने के लिए अकबर वेश बदल कर जाया करते थे। आपको मेरा संकेत दिमाग में आ गया होगा कि सर आप जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा रहे थे तो आपने जोर देकर बतलाया था कि अकबर जो है एक खास कवि के संगीत को सुनने के लिए वेश बदल कर जाया करता था। यह भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोग सीरियसली बात को सुनते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूती से कर रहे हैं। तो संगीतज्ञ कवियों की हिंदी रचनाएं, कोई जरूरी नहीं है कि ये परीक्षा में पूछी ही जाए,
लेकिन छोटे छोटे तथ्य आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। इसीलिए जब भी हमें भी कोई तथ्य दिखलाई पड़ता है तो लगता है कि अपने विद्यार्थियों के बीच कब इसको प्रस्तुत कर दूं। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है रहीमन विलास। संपादक हैं ब्रज रत्न दास और राम नारायण लाल। तो रहीमन विलास नाम से जो पुस्तक है जो संपादित है ब्रज रत्न दास ने लिखा हुआ है। वैसे आप देखेंगे ब्रज रत्न दास जीवनी इत्यादि लिखने में भी काफी माहिर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक संपादन भी किया है। उर्दू कविता पर बातचीत लिखा है रघुपति सहाय फिराक। फिराक गोरखपुरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने उर्दू कविता पर बातचीत नाम से एक पुस्तक लिखी हुई है। अगली जो पुस्तक है इसको देखकर हो सकता है कि आप कंफ्यूज भी हो, आपके दिमाग में सवाल भी आए। रीति काव्य की भूमिका। वैसे आपने तमाम किताबों में देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है रीति काल की भूमिका। रीति काल की भूमिका और वो नगेंद्र की पुस्तक बतलाई जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रीति काव्य की भूमिका है नगेंद्र की। ठीक है, तो इसको भी आप स्पेशली स्टार करके नोट करके देखिए। हो सकता है कि एग्जाम में रीतिकाल की भूमिका न पूछते हुए रीति काव्य की भूमिका पूछे तो भी आपका उत्तर क्या होगा? नगेंद्र होगा। अगली पुस्तक है रीति काव्य संग्रह। बड़ा ही माइनर अंतर है इन दोनों पुस्तकों में। ठीक है, रीति काव्य संग्रह संपादित किया है जगदीश गुप्त ने। ये वही जगदीश गुप्त हैं जिन्होंने नई कविता पत्रिका का संपादन किया और बाद में धीरे धीरे उसका कैसे विकास होता है उस दौर में इन्होंने रीति काव्य संग्रह नाम से एक पुस्तक का संपादन किया है। तो इसको भी ध्यान में रखें, कभी भी सवाल पूछा जा सकता है, कोई भी सवाल कभी भी आ सकता है। अगली पुस्तक है रामचंद्रिका। संपादन किया लाला भगवान दिन राम नारायण लाल। तो रामचंद्रिका तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि केशव दास द्वारा लिखी गई पुस्तक है और बाकी, लेकिन संपादित जो है, संपादित आपको ध्यान रखना है कि लाला भगवान दिन, वही लाला भगवान दिन है जो देव और बिहारी में विवाद होता है कि कौन श्रेष्ठ है कौन दूसरे नंबर पर है, इस टाइप से उसमें इन्होंने एक किताब लिखा हुआ है लाला भगवान दिन। तो उस तथ्य के तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। अगला अगली किताब है बिहारी रत्नाकर। संपादन किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये पुस्तक तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा और बिहारी रत्नाकर में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 713 दोहों की चर्चा की हुई है। तो ये भी तथ्य बिल्कुल ध्यान में रखें। भूषण नाम से संपादित किया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ऐसे आलोचक जिन्होंने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। और रीतिकालीन कई कवियों पर इन्होंने ग्रंथावली भी निकाली है और संपादन भी किया है। तो प्रमाण के तौर पर आप देख रहे हैं भूषण। ये सब बता रहा हूं इसलिए कि मान लीजिए आप एग्जाम में गए और आपको कोई कोटेशन पूछा गया है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो कम से कम इन पुस्तकों के बहाने आप जरूर एक बार अपना दिमाग लगाएंगे। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन आएंगे तो वस्तुनिष्ठ संकलन पढ़ने के बाद मुझे विश्वास है कि आपका कोई उत्तर गलत नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि ये शुक्ल जी का नहीं है किसी और का है, तो कम से कम आपको मालूम रहेगा कि फला ने फला पर लिखा हुआ है, तो आप वहां पर लगा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम आजीवन ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन एक परीक्षार्थी के रूप में हम जब परीक्षा हॉल में जाते हैं तो हमारा ध्यान स्कोर पर होता है। लाख आप जानकारी हासिल रखें, लेकिन अगर स्कोर अच्छा नहीं करते हैं तो फिर थोड़ा सा सवाल उठता है। तो चीजों को आपको ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से मैं बतला रहा हूं। मतिराम ग्रंथावली का संपादन किया कृष्ण बिहारी मिश्र ने। ठीक है, कवित्र रत्नाकर का संपादन किया उमा शंकर शुक्ल ने। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जब भी मिश्र बंधुओं का नाम आता है तो कृष्ण बिहारी मिश्र का नाम उसमें लगा दिया जाता है कि कौन नहीं है। तो तुरंत आप बतलाते हैं कि सब तो हैं लेकिन कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं। ये वही कृष्ण बिहारी मिश्र हैं जिन्होंने मतिराम ग्रंथावली संपादित किया हुआ। ठीक, तो इनको ध्यान में रखिए, ये मिश्र बंधुओं में नहीं है। एक चीज यहाँ पर एक तथ्य ध्यान रखना है। कवित्र रत्नाकर का संपादन किया उमा शंकर शुक्ल ने, इसको भी ध्यान में रखिए। देव के लक्षण ग्रंथों का पाठ संपादित किया लक्ष्मीधर मालवीय ने। और एक पीएचडी मतलब क्या बोले थीसिस रही। और उस जमाने में लक्ष्मीधर मालवीय ने इतना बेहतरीन काम किया, इसको जितने भी इतिहासकार हैं, खासतौर से हम अगर
1980 से लेकर 2000 के बीच की बात करें तो उन्होंने इसको आधार ग्रंथ में लिया हुआ है। अगर देव के बारे में जानकारी आपको अच्छा रखना है तो लक्ष्मीधर मालवीय की पीएचडी थीसिस को आप देख सकते हैं। घनानंद संपादित किया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब कई जगहों पर आप देखेंगे घनानंद कवित्त नाम से पुस्तक आती है, हालांकि यहाँ पर घनानंद ही लिखा हुआ था। तो आप दोनों पुस्तकों का नाम ध्यान में रखिए कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा हुआ है। भिखारी दास संपादित किया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और ये पुस्तक प्रकाशित होती है नागरी प्रचारणी सभा काशी से। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आप देख रहे हैं कि बहुत काम किए, देख रहे हैं आप, खासतौर से रीति काल पर तो उनका बड़ा काम है। और वो तथ्य आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि इसको श्रृंगार काल कहा जा सकता है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उसको एकदम से लपक लिया और एक नाम भी दे दिया, और कई बार परीक्षाओं में वो नाम पूछा जाता रहा। अगली जो पुस्तक है काफी इंटरेस्टिंग और ध्यान देने वाली है कि आधुनिक हिंदी का आदिकाल। हम तो आधुनिक हिंदी का साहित्य पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पुस्तक को इंपॉर्टेंट करके आप नोट कर लीजिए, आधुनिक हिंदी का आदिकाल। बड़ी ही यूनिक पुस्तक। इसके लेखक हैं श्री नारायण चतुर्वेदी, जो कि हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। श्री नारायण चतुर्वेदी का हम जब इतिहास मतलब जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां भी नाम आता है। ठीक है, बहुत बच्चों को याद आ गया होगा, फिर भी अभी इसी तथ्य को आपको ध्यान में रखना है कि आधुनिक हिंदी का आदिकाल सवाल आ जाएगा। ढेर सारे विद्यार्थी यहाँ पर एलबीडब्ल्यू और क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, उनको लगेगा कि ये तो बड़ी नई रचना थी, लेकिन जो अनुराग हिंदी अकेडमी पढ़े रहेंगे वो तुरंत बता देंगे कि नहीं, सर ने बताया हुआ था कि श्री नारायण चतुर्वेदी ने आधुनिक हिंदी का आदिकाल लिखा। थोड़ा सा आपको लग रहा है कितना ये प्रतिरोधी या फिर परस्पर विरोधी शीर्षक, आधुनिक हिंदी का आदिकाल। अगली पुस्तक है भारतेंदु मंडल। वैसे तो प्राय हम तैयार करते हैं कि भारतेंदु मंडल में कौन कौन कवि शामिल हैं या फिर साहित्यकार शामिल हैं, तो ब्रज रत्न दास ने भारतेंदु मंडल नाम से एक पुस्तक लिखी, और आप देखें कि ब्रज रत्न दास ने भारतेंदु की जीवनी के बारे में भी कुछ न कुछ लिखा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, काफी फेमस ये पुस्तक। शुरुआती दौर में, यानी आपको समझना है भारतेंदु युग को, और उस समय हिंदी भाषा कैसे विकसित हो रही थी, हिंदी उर्दू विवादों से कैसे निकल रही थी, तो रामविलास शर्मा की पुस्तक को आपको पढ़ना चाहिए। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा रामविलास शर्मा ने लिखा हुआ है। और एक किताब के बारे में हमने यहाँ इसको रेड कलर से लगाया हुआ है, और ये स्पेशल है, इसको आप नोट करके रखिए। तमाम तैयारी करने वाले महारथी यहाँ पर सीधे कैच थमा देंगे और कॉटन बोल्ड भी हो सकते हैं। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग नाम से पुस्तक लिखी है उदय भानु सिंह ने, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक 39 नंबर पे जो पुस्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, वो है रामविलास शर्मा की। तो ये पुस्तकें आपस में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं, इसीलिए हमने एक को इसमें रेड कलर से कर दिया ताकि हमारे विद्यार्थी कंफ्यूज ना हो। अब आप बता देंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग उदय भानु सिंह ने लिखा हुआ है, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण रामविलास शर्मा ने लिखा। उदय भानु सिंह आप भक्ति काल इत्यादि में भी इनके कथनों को कभी कभी पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी आलोचक रहे हैं, उतना चर्चित नहीं हो पाए जितना होना चाहिए था। तो रामविलास शर्मा की पुस्तक और उदय भानु सिंह दोनों की पुस्तक को आप क्लियर करके रखिए। अगली पुस्तक है निराला और नवजागरण। राम रतन भटनागर नाम से एक साहित्यकार रहे, आलोचक रहे, उन्होंने लिखा निराला और नवजागरण। अगली पुस्तक है आधुनिक कवि। राम नरेश त्रिपाठी ने इसको लिखा और इसका प्रकाशन हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से। आधुनिक कवि, हो सकता है कि कभी ये एग्जाम में पूछ लिया जाए, बस आपको ध्यान में रखना है कि राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी ही नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने आधुनिक कवि नाम से भी पुस्तक लिखी हुई है। प्रिय प्रवास को आप अच्छे से जानते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, सबसे पहले खड़ी बोली में लिखी जाने वाली रचना है, महाकाव्य के तौर पर है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं, राधा कृष्ण, ये सारी चीजें आप जान रहे हैं, लेकिन जबरदस्त जो तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि इस पुस्तक का प्रकाशन हिंदी साहित्य कुटीर बनारस से हुआ। मान लीजिए आप तमाम तैयारी कर कर गए और सवाल ये ना पूछते हुए, जो पॉपुलर सवाल है वो ना पूछते हुए
बदलते हुए पैटर्न पर पूछ लिया जाए कि हिंदी जो प्रिय प्रवास है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो हिंदी साहित्य कुटीर, उसमें तमाम 4 प्रकाशनों का नाम दे दिया जाएगा, उसमें से हिंदी साहित्य कुटीर अब एक हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगली पुस्तक है आधुनिक साहित्य, जो कि नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी, तो ये दोनों पुस्तकें कई बार एग्जाम में आ जाती हैं। निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा ने लिखा हुआ है, और आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये 3 खंडों में विभाजित है। निराला की साहित्य साधना। सुमित्रा नंदन पंत, जीवन और साहित्य, शांति जोशी ने लिखा, और ये पुस्तक 2 भागों में लिखी गई। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने ऊपर आप सभी से कहा था कि जो भी इसमें महत्वपूर्ण, जो भी यहाँ पर तथ्य आ रहे हैं, आप तैयारी करते समय चाहे अपने नोट्स को पढ़ रहे हो, चाहे वन लाइनर किताबों को पढ़ रहे हो, इन पे विशेष जोर देकर जाइए। गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ से सवाल आने ही आने हैं। महादेवी की रहस्य साधना, विश्वंभर मानव ने एक आलोचनात्मक किताब लिखी, महादेवी की रहस्य साधना। अगली पुस्तक है निराला आत्महंता आस्था, दूधनाथ सिंह ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। अगली पुस्तक है हिंदी उपन्यास कोश, गोपाल राय। वैसे गोपाल राय की किताबें आप भाषा विज्ञान पर या फिर कहानियों पर, उपन्यासों पर पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कोश पर काम किया हुआ है, हिंदी उपन्यास कोश, तो कभी भी पूछा जा सकता है, 1-2 सवाल कोशों पर भी आधारित होते हैं। साहित्य का उद्देश्य, साहित्य का उद्देश्य लिखा प्रेमचंद ने, और कब लिखा था, जब 1936 में वो प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष थे और लखनऊ में अपना स्पीच दे रहे थे, तो यही स्पीच आगे चलकर साहित्य का उद्देश्य नाम से प्रकाशित होता है। और प्रकाशित कहाँ से होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, हंस प्रकाशन इलाहाबाद से, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगली पुस्तक है राम कथा और तुलसीदास, जिसके लेखक हैं कामिल बुल्के, फादर कामिल बुल्के नाम से इनका पूरा नाम है। तो राम कथा और तुलसीदास, काफी काम किया है फादर कामिल बुल्के ने, तो इसको ध्यान में रखिए। हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद से इसका प्रकाशन हुआ है। अगली पुस्तक है हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी, निर्मला जैन द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, और अगर आप हिंदी आलोचना समझना चाहते हैं तो एक नजर इस पुस्तक को देख सकते हैं। वैसे भी महिलाओं में आप देखेंगे कि आलोचकों की संख्या बहुत कम है। सुमन राजे का नाम आ जाता है, फिर निर्मला जैन का आ जाता है। कवि दृष्टि, लिखा अज्ञे, आत्मने पद अज्ञे। अज्ञे जैसा कि आप जानते हैं कि बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति, हर मामले में इन्होंने कुछ न कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कवि दृष्टि, कवियों की दृष्टि क्या होनी चाहिए, आत्मने पद भी इनके निबंधों का एक संकलन है। आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, इसने लिखा बच्चन सिंह ने, और जो हमने वस्तुनिष्ठ संकलन तैयार किया है उसमें एक प्रश्न के तौर पर भी है। तो एक हमारे रेगुलर विद्यार्थी ने पूछा कि सर ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है। बच्चन सिंह ने जो अपना हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है, उसके पहले उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर बहुत कुछ लिखा। उसमें से एक उन्होंने लिखा आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए उनको क्या क्या जानकारी हुई और क्या क्या समझ में आया, तभी इन्होंने आगे चलकर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा। और भूमिका में इस बात को स्वीकार किया कि भले हम दूसरा इतिहास लिख रहे हैं, लेकिन शुक्ल के बिना कोई भी इतिहास क्या है, अधूरा है। उनसे टकराए बिना कोई भी इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा जा सकता। तो वस्तुनिष्ठ संकलन में एक प्रश्न के तौर पर ये आपको दिख जाएगा। और आखिरी पुस्तक है आज की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रचना प्रक्रिया, समीक्षा ठाकुर ने इसको लिखा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि समीक्षा ठाकुर नामवर सिंह की पुत्री रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जन्मजात प्रतिभा, जिसके घर में इतने बड़े आलोचक हों, तो जाहिर सी बात है कि चीजें प्रकाशित हो जाती हैं, छप जाती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रचना प्रक्रिया क्या रही है, उस पर बातचीत किया है समीक्षा ठाकुर ने। तो उम्मीद है कि जो भी हमने 50 से अधिक किताबों के बारे में आप सभी से चर्चा की है, ये किताबें मामूली नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं, और एक ये निर्देश देती हैं, एक मार्गदर्शन देती हैं कि तैयारी करते समय इन पर विशेष जोर देना है। तो उम्मीद है कि हमारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं पढ़ रहा था राम स्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास,
तो ये सारे तथ्य हमें दिखलाई पड़े, लगा कि अपने विद्यार्थियों को इसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि आप सभी तैयारी कर रहे हैं, आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव है, आप एक से अधिक जगहों पर दिमाग नहीं दौड़ा पाते हैं, एक अपना फ्रेम आप तैयार कर लिए होंगे कि इतने बजे से ये पढ़ना है, इतने बजे से ये पढ़ना है। तो ज़रूरत पड़ती है एक गंभीर शिक्षक की, जिसकी नज़र चौकन्नी हो, चारों तरफ हो। तो हमने नज़र दौड़ाई और लगा कि समय रहते अपने विद्यार्थियों को इसके बारे में बताया जाना चाहिए, तो हमने प्रस्तुत किया है। इसके बारे में आप सभी के कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।